गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में। तो मगध जो साम्राज्य था दोस्तों, वो वर्तमान के पटना और गया जिले से संबंधित था, और जो कि है कहाँ पे, वो है बिहार में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मगध साम्राज्य था वो वर्तमान के बिहार राज्य के पटना और गया जिले से संबंधित था। और मगध भारत के प्राचीन 16 जनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों मिलता है अथर्व वेद में। और मगध साम्राज्य में अलग अलग वंशों ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं किन प्रमुख वंशों ने मगध साम्राज्य में शासन किया। मगध साम्राज्य में सबसे पहले देखिए बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। तो जो बृहद्रथ वंश था दोस्तों, वो मगध साम्राज्य का पहला वंश माना जाता था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ की राजधानी थी दोस्तों गिरिव्रज, या जिसे कहा जाता था राजगृह। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसे उसका अपना ही मंत्री मार दिया था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा बृहद्रथ वंश के बारे में कि ये मगध साम्राज्य का पहला वंश था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ और जिनकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। और इस वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसे उसका अपना ही मंत्री मार दिया था। बृहद्रथ वंश के बाद देखिए हर्यंक वंश या हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। और हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबसारा या बिंबसार, जिनकी राजधानी थी दोस्तों राजगृह। और बिंबसारा जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, और बिंबसारा को सेनिया भी कहा जाता था। और बिंबसारा के लड़के थे दोस्तों अजातशत्रु, जो कि हर्यंक वंश के राजा बने बिंबसारा या अपने पिता को मारकर। तो बिंबसारा के लड़के थे अजातशत्रु, जो कि अपने पिता को मारकर राजा बने। और पहले बुद्ध परिषद का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। और अजातशत्रु के शासनकाल में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। और अजातशत्रु के बाद हर्यंक वंश का अगला शासक हुआ दोस्तों उदयन। और उदयन ने पाटलिपुत्र की आधारशिला रखी या पाटलिपुत्र की स्थापना की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी उदयन ने, जो कि था हर्यंक वंश का। और हर्यंक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, उसका नाम था नागदशक। उसके बाद हर्यंक वंश के बाद जो अगला वंश हुआ मगध साम्राज्य में, वो था शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए थे शिशुनाग। और शिशुनाग के बाद जो अगला शासक बना शिशुनाग वंश में, वो था काला शोक। और काला शोक के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ था काला शोक के शासन काल में। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नंदी वर्धन। और दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और नंद वंश को पहला नॉन क्षत्रिय वंश भी कहा जाता है, जिसने मगध साम्राज्य में शासन किया। और नंद वंश के जो संस्थापक थे या जिसने नींव रखी थी नंद वंश की, वो थे महापद्म नंद। उसके बाद देखिए नंद वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों धनानंद। और धनानंद के ही समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था पंजाब क्षेत्र में, जहां के राजा थे राजा पोरस। और राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, जिसे कहा गया झेलम का युद्ध। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि धनानंद के समय में सिकंदर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और धनानंद को, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था,
चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, उसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। इसमें पहला है, युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग चंपा के लोगों ने किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो किया था उदयन ने, जो कि था हर्यंक वंश का। लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया, वो किया था शेरशाह सूरी ने। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद देखिए, पहली बार कलिंग को जीता महापद्म नंद ने, और हमेशा के लिए जीता दोस्तों, वो जीता अशोक ने। और शिशुनाग पहला शासक था जो कि जनता के द्वारा चुना गया। और आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मगध के राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और भारत के पहले राष्ट्रीय शासक हुए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय शासक कौन हुए थे, तो वो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद कौटिल्य चाणक्य के बारे में जान लीजिए दोस्तों। तो कौटिल्य राज्य पुरोहित थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये एडवाइजर या सलाहकार भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे कौटिल्य या चाणक्य जी। और इन्होंने अर्थात कौटिल्य जी ने रचना की अर्थशास्त्र की। तो चाणक्य या कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो उसकी भाषा क्या थी? तो अर्थशास्त्र की भाषा थी दोस्तों संस्कृत, और लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, और विषय था दोस्तों इसका राजनीति, और भाग थे दोस्तों 15। तो ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा कि चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, और इसकी भाषा थी संस्कृत, और लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, और विषय था राजनीति, और भाग था 15। कौटिल्य या चाणक्य का एक और नाम था, और वो था विष्णुगुप्त। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आता है एग्जाम में कि कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और ये मैकियावेली दोस्तों फारस या ईरान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और कौटिल्य जी इन्हीं के समकालीन थे, और इसीलिए कौटिल्य या चाणक्य को मैकियावेली भी कहा जाता है भारत का। और उसके बाद देखिए सिंधु का युद्ध या बैटल ऑफ इंडस, जो कि हुआ था 305 बीसी या ईसा पूर्व में। और सिंधु का युद्ध दोस्तों हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। और ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का प्रधान सेनापति था। तो चूंकि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जगह पर उसका जो प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो आया था युद्ध करने चंद्रगुप्त मौर्य से। और इस युद्ध को कई दिनों तक चलने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर को लगा कि वो अब हार जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कुछ संधियां की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संधि की थी सेल्यूकस निकेटर ने। तो इसमें देखिए जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, और ये प्रांत थे दोस्तों काबुल, हिरात, कंधार और मकरान। तो ये 4 प्रांत दिए गए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नाम का दूत दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और इस इंडिका किताब में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बताया गया था। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था
चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये चार चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो संधि हुई थी उसमें सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को और मेगास्थनीज दूत दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस मेगास्थनीज दूत ने इंडिका किताब लिखी थी और इस किताब में था मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से और इन सब के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दी थी सेल्यूकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई दोस्तों 298 बीसी या ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला जो कि है कर्नाटक में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद जो उनका लड़का था बिंदुसार वो राजा बना मगध साम्राज्य का। और बिंदुसार जो था दोस्तों वो आजीविका रिलीजन या धर्म को मानता था। ये बहुत बार आया है एग्जाम में कि बिंदुसार किस धर्म को मानता था, तो बिंदुसार मानता था आजीविका धर्म को। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। और बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पिता था। अर्थात बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। और बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे कौटिल्य चाणक्य। और बिंदुसार का जो मंत्री परिषद था वो सबसे बड़ा था जिसमें कुल थे 500 मंत्री। और बिंदुसार के 2 लड़के हुए दोस्तों जिनमें जो बड़े वाले थे उनका नाम था सुसीम और जो छोटे वाले थे उनका नाम था अशोक। और जो अशोक थे वो राजा बनने से पहले अवंती या जिसे उज्जैन भी कहा जाता था वहां के गवर्नर थे। अशोक का शासनकाल था दोस्तों 269 बीसी से 232 बीसी या ईसा पूर्व तक। और दोस्तों अशोक जो था वो राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई सुसीम को मार दिया 273 बीसी में और मौर्य साम्राज्य का शासक बना 269 बीसी या ईसा पूर्व में। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अशोक के बारे में कि इसने राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई को मार दिया 273 बीसी में और मौर्य साम्राज्य का शासक बना 269 बीसी या ईसा पूर्व में। और अशोक दोस्तों भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जो अपने लोगों से अभिलेखों या इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ा। और इन इंस्क्रिप्शन या अभिलेखों की जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत और जो लिपि थी या स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता था वो थी ब्राह्मी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अशोक की जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थी उसकी भाषा थी प्राकृत और उसकी लिपि या स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। और उसके बाद देखिए जो अशोक के अभिलेख या इंस्क्रिप्शन थे वो पढ़े गए दोस्तों जेम्स प्रिंसेप और टर्नर के द्वारा। तो ये एग्जाम में बहुत आता है कि अशोक का जो अभिलेख था वो किसके द्वारा पढ़ा गया, तो वो पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप और टर्नर के द्वारा। और उसके बाद देखिए अशोक ने जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे दोस्तों वो थे 2 प्रकार के, जिनमें जो पहला था उसे कहा गया लघु शिलालेख या माइनर रॉक एडिक्ट। और लघु शिलालेख में अशोक का नाम लिखा मिला। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लघु शिलालेख में अशोक का नाम लिखा गया था या अशोक का नाम मेंशन था। और जो दूसरा लेख था दोस्तों उसे कहा गया मुख्य शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट। और इस मुख्य शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट में 14 प्रकार के लेख लिखे गए थे। तो आइए देखते हैं। तो मुख्य शिलालेख में दोस्तों 14 प्रकार के लेख लिखे गए, जिनमें जो पहला लेख था वो था पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में। और 5वां लेख था धम्म नीति के बारे में। और 8वां लेख था धम्म यात्रा के बारे में। और 13वां लेख था दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में। तो इन 4 लेखों को आप लोग ध्यान रखिएगा,
यही 4 इंपॉर्टेंट हैं उन 14 में से जो कि अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला लेख था पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में, 5वां था धम्म नीति के बारे में, 8वां था धम्म यात्रा के बारे में और 13वां लेख था कलिंग युद्ध के बारे में। कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक ने श्रीनगर, ललितपटन और देवपटन शहर की स्थापना की। और ये ललितपटन और देवपटन है दोस्तों नेपाल में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए एक कवि थे जिनका नाम था कलहना और इन्होंने रचना की थी राज तरंगणी की। तो राज तरंगणी के अनुसार अशोक कश्मीर का पहला मौर्य शासक था। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के पहली शिफ्ट में कि राज तरंगणी के लेखक कौन हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज तरंगणी के लेखक हैं कलहना, जिसके अनुसार अशोक कश्मीर का पहला राजा बना मौर्य साम्राज्य से। और अशोक को दोस्तों बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो शाक्य मुनि कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ दोस्तों बृहद्रथ, जिसे पुष्यमित्र संघ ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। और इस शुंग वंश को हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की अगली क्लास में। तो बस दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाइयों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।